सदियों से कहानियाँ न केवल मनोरंजन का बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी रही हैं। नमस्कार, स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है औकात। एक बार गांव वाले घर पर कोई बाबा आए थे। अम्मा बाबूजी कभी किसी साधु संत को अपने घर से भूखा न जाने देते थे। जब तक अम्मा ने आँच धरी थी और साग चढ़ाया था, वे संत बाबा प्रवचन ही सुनाते रहे थे। और नन्ही चिड़िया सी तुम फुदक फुदक कर कभी बाबूजी के साथ साथ साधु बाबा को पंखा झलने लगती, कभी चौके में जाकर माँ को देख आती और वापस आकर बाबूजी को कान में फुसफुसाकर बताती कि रोटी को अभी कितना वक्त और लगेगा। तीरथ से सौभाग्य और वैराग्य मिलता है। साधु बाबा की कही इस बात का गूढ़ रहस्य उस समय भले ही ना समझ सकी थी तुम, लेकिन सौभाग्य और वैराग्य का तालमेल क्या खूब बिठाया था। तुमने तो घर को ही तीरथ बना डाला। आज तुम्हारे अतीत को बुहारा, झाड़ा, पोंछा, फिर भी मुश्किल से दिख पड़ रहा था तुम्हारा वजूद। तस्वीर को बिल्कुल साफ तौर पर देखने के लिए 6 साल पीछे के वक्त में चली आई हूँ, जब तुम अक्सर बताया करती थी कि कैसे तुम्हारे बाबूजी ने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हर कदम पर साथ दिया था तुम्हारा, और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की थी। सपने भी कहाँ साधारण थे, न जाने कहाँ से मोल ले लिए थे तुमने। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गई। पूरे गांव ने गर्व किया था तुम पर। छोटी सी उम्र में देश सेवा के तुम्हारे जज्बे की सब ने दिल खोलकर तारीफें की। कहा, आजकल लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। लेकिन भेदभाव तो कुदरती तौर पर ऊपर वाले ने ही कर डाला था। तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव आने लगे। कितनी सुंदर लग रही थी तुम दुल्हन के जोड़े में। माथे पर गोल लाल बिंदिया, मांग में दमकता लाल सिंदूर, हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ और हथेली पर सुर्ख मेहंदी, पाँव में आलता गोटा किनारी लगी लाल चुनरी। उस वक्त शायद तुम खुद भी नहीं जानती थी कि ये लाल रंग ही तुम्हारी विजय गाथा लिखेगा। माँ तो जैसे बेटी को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाने का ही इंतजार कर रही थी। अगले दिन कैसा तो तेज बुखार आ गया था, चल बसी थी। तुम्हारे बाबा पत्नी और बेटी के बिना अंतर्मुखी से हो गए थे। तुमने सोचा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, अपने बाबा का ख्याल रख सकती हूँ। पर बेटी के पास रहने के लिए बाबा राजी ना हुए। हमारे समाज की हर शादीशुदा लड़की की तरह तुमने भी अपने ससुराल में दिल जीतने के लिए नौकरी और घर के कामकाजी घंटों में तालमेल बिठाने की भरसक कोशिश की थी। फिर भी सासू जी को कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती। मुझसे जब भी फोन पर तुम्हारी बात होती तो गोलमोल तरीके से अक्सर तुम पूछा करती थी, माँ और बेटी का रिश्ता कितना सहज, सौम्य, सुलभ और सरल होता है, और जब यही बेटी बहू बनकर अपने नए घर में नई माँ के पास आती है तो उनके रिश्ते में दूरियां क्यों बनी रहती हैं। मैंने चिंतातुर होकर पूछा था, सब कुशल है ना? तुमने कुछ नहीं कहा था, खामोश रह गई थी। एक ही शहर में रहकर तुम्हारी खैर खबर ना लेती तो भला सहेली कैसी? अगले दिन ही अपने पति और 6 महीने की बच्ची के साथ तुम्हारी ससुराल पहुंच गई थी। मैं तुम्हें गले लगाकर मैंने पूछा था, तू बीमार है क्या? लेकिन तुम्हारी कुमलाहट मौसम की वजह से तो नहीं थी। तुम में से जैसे कुछ खो गया था। बैठक में बिठाकर तुम हमारे स्वागत के लिए जलपान की तैयारियों में लग गई थी। मेरी आंखों की भाषा तुम्हारी सास ने ही समझ ली थी। उल्टा मुझसे ही पूछने लगी थी, क्या ये हमेशा से इतनी ही सुस्त रहती है जैसे शरीर में जान ही ना हो? जुबान पर आते आते शब्दों को बमुश्किल जब्त कर सकी थी मैं। कह देना चाहती थी, ये भी तो इंसान है, कोई मशीन नहीं। सुबह सुबह उठकर जादू किसी फुर्ती से घर के काम निपटाए
और फिर नौकरी पर जाकर मुस्तैदी दिखाए। घर की चाकरी और बाहर की नौकरी, कह देने भर से बहू बेटी नहीं बन जाती। प्यार और सम्मान का रिश्ता होता है ये, जैसा दोगी वैसा ही तो पाओगी। लेकिन तुम्हारी नई नवेली शादी में मैं कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी, सो नपी तुली बात करके वहां से वापस आने के लिए उठ खड़ी हुई। रास्ते भर चुप्पी ओढ़े रही। पति के बार बार पूछने पर बस इतना ही बोली, शादी के बाद केवल लड़कियों का ही वजूद क्यों बदल जाता है? शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी बदलाव तो होंगे ही। अब वो घर और बाहर की जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठा रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पतिदेव के समझाने से शायद मैं बहल गई थी। उनको कंपनी की तरफ से किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ समय के लिए विदेश जाना था। जाहिर सी बात थी, मैं और बेटी भी साथ चले गए और वहां जाकर तुमसे मेरा संपर्क लगभग टूट ही गया। लेकिन बिना शब्दों के संदेश सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। मैं अपनी दुनिया में मगन थी। मेरे माँ पापा हमसे मिलने आए हुए थे। बातों बातों में तुम्हारी बातें चल पड़ी। माँ ने बड़े बोझिल मन से तुम्हारी सारी बीती बयान कर दी। कहा, मेरी आज तक की जिंदगी में ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। संघर्षों ने बींद बींद कर छलनी कर डाला, पर वो बस अपनी तरह की अकेली ही थी। माँ ने थी शब्द का प्रयोग क्यों किया? मेरे सवाल में किसी अनहोनी की आशंका थी। जवाब मिला, अब तुम इन सब संघर्षों से हमेशा के लिए छूट गई हो। तुम चली गई इस निष्ठुर दुनिया से दूर, निष्ठुर लोगों की दुनिया, जहां बिन बुलाए मेहमान की तरह गुनाह करने की ख्वाहिशें लोगों की ज़मीर मार चुकी है। दोनों पड़ोसी मुल्कों में ठन चुकी थी। देश की रखवाली का जिम्मा लेकर तुम भी अपनी सेना की शान बनकर फर्ज पर कुर्बान हो जाने का जज्बा लिए जा डटी थी। बारूद की होली खेलने के बाद विजयी मन और घायल तन को लेकर वापस अपनों के बीच आने को छटपटा रही थी। नर्स से पूछा, अब तो मैं घर जा सकती हूँ ना? ये उत्सुकता बिल्कुल वैसी ही थी जैसे परीक्षा परिणाम में अव्वल दर्जे से पास होने के बाद घर वालों की तारीफें हासिल करने को तलब हुआ करती थी। दोनों पैर जख्मी हैं अभी, कम से कम 15 दिन आराम करना है, नर्स ने तुम्हारी पट्टियां बदलते हुए कहा था। आराम तो घर पर ही करूंगी, तुम एक अड़ियल बच्ची की तरह बोली थी। अस्पताल शिविर के दूसरे कोने से एक रोबीली आवाज आई थी, सिपाही का असली घर तो मैदाने जंग ही होता है। लेफ्टिनेंट जनरल आरव कपूर अपनी बाह में लगी गोली से बने घाव की परवाह न करते हुए मुठभेड़ में घायल हुए सैनिकों को राहत पहुंचाने में मदद दे रहे थे। वो तुम्हारे बेड के नज़दीक आए और नर्स से तुम्हारे जख्मों के बारे में पूछताछ करने लगे। बातें करते करते वो लोग शिविर से बाहर चले गए। नींद की दवा के असर से तुम सो गई। सपनों ने अपनी आगोश में ले लिया। घर के आंगन में लगा नीम का ऊंचा घना पेड़, जिसकी छाया में पड़ी चारपाई पे माँ बैठी हुई थी। तुम्हारे उलझ गए घुंघराले और घने बालों में तेल लगा रही थी। तुम्हारे बालों के बीच में मांग बना बना कर अच्छी तरह से जड़ों को तेल से तर करती जा रही थी। मेरे बाल खींच रहे हैं, अचानक माँ ने और भी कसकर पकड़ लिया। छोड़ो माँ, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हारी रुलाई निकल गई। एक मजबूत हाथ तुम्हारे मुंह पर कसता चला गया। तुम्हारा दम घुट रहा था। जकड़ से छूटने की कोशिश में आंखें खुल गई। सपना टूट गया। आरव कपूर, इतना विभत्स रूप, रक्षक या भक्षक, बाहरी दुश्मनों को धता बता देने वाली अपने देश में अपनों से हार गई। पर तुम ठहरी, कहाँ हिम्मत छोड़ने वाली थी। वॉकर के सहारे अब तुम्हें चलने फिरने की अनुमति दे दी थी डॉक्टर ने। तुमने अपने सीनियर महिला अधिकारी को अपने यौन शोषण की सारी घटना सुना दी, इस उम्मीद में
कि एक औरत ही औरत का दर्द समझेगी, लेकिन उसने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। केवल तुम ही नहीं, कई नई लड़कियों को वो अपनी हवस का शिकार बना चुका था। ये उसका नित्य कृत्य था। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनेकों वीरता पुरस्कार पाने वाला ये दुष्ट महिलाओं को केवल इसी नजर से देखता है। वो कभी पुरुष और स्त्री को बराबरी पर नहीं मानता। उस सीनियर महिला अधिकारी ने तुम्हें मौन साधने की सलाह दी थी। मैं जब तुमसे मिलने अपने पति और बेटी के साथ घर आई थी और तुम्हें उदास और सुस्त देखा था, सोचा था नई नई गृहस्थी में एडजस्ट कर रही हो। मैं क्या जानती थी तुम्हारी उदासी का कारण। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम्हारा चेहरा सुर्खियों में था। आतंकवादियों को ढेर करने के लिए अपने सिर पर कफन बांधकर उन्हीं के घरों में घुसकर उनका काम तमाम कर डाला था। साक्षात चंडी का रूप बन गई थी तुमने खुद को अवसाद की स्थिति से स्वयं ही बाहर निकाला और साबित किया कि औरत हर हाल में संपूर्ण है। उसका वजूद किसी की दया या सहानुभूति का मोहताज नहीं है। तुमने अपने अंतर्मन के अंधेरों का सामना अकेले किया। दर्द की परतों, अधूरी जरूरतों, अनसुलझे प्रश्नों और खुले जख्मों का सामना किया। इस गहराई में उतरने से तुम टूटी नहीं, बल्कि पुनर्निर्मित हुई, धीरे धीरे। ये तुम्हारे नारित्व का अपवाद नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिससे नारी जीवन के कैनवास में खुशियों और आज़ादी के रंग भरे जा सकें। ये सच है कि इतिहास के पन्नों पर हमेशा उसी की गाथा होती है जो जिंदा बचा रहे, लेकिन तुम ठहरी। तुम्हारी शहादत ने विजय मुस्कान पर तुम्हारे एकल स्वामित्व की मोहर लगा दी। मैंने पिछले दिनों की सारी खबरें खंगाल डाली। बहनों का सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है, लेकिन बहनों के सम्मान को मिटाने वालों को पुरस्कार और मेडल मिल रहे थे। इन रक्त बीजों का विनाश तो दुर्गा बनकर ही किया जा सकता था। तुमने हमेशा सात्विक जीवन ही देखा था, जिसमें संस्कारों की प्रमुखता रही थी, लेकिन तुम्हें क्या पता था कि मायके की दहलीज लांघ कर ससुराल जाओगी तो सब बदल जाएगा। तुम्हारा जन्मों जन्म का साथी तुम्हें बस एक सजी धजी वस्तु के रूप में देखना चाहता था, जिसका वो अपनी सुविधा के अनुसार उपभोग कर सके। अपने साथ हुए अन्याय के बारे में तुम उसे नहीं बता सकती थी। इस मामले में सर्वथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही होता उसका। ये भी हो सकता था कि वो तुम्हारा परित्याग ही कर देता। और बाबा, उन्हें पता चलता तो क्या बीतती उन पर। बस तुम अंतर्द्वंद में ही उलझी रही। तुम्हें अपनी आन का सर्वनाश करने वाले का रोज ही सामना करना पड़ता था। जख्म हरे हो जाते थे। आत्मा बदला लेना चाहती थी, लेकिन आंख के बदले आंख से तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तुम अपनी क्षमता खोती जा रही थी। फिर एक दिन तुम्हारे भीतर हमेशा से बैठी उस शक्ति ने तुम्हें एहसास दिया कि जब तक जीवित हो, जिंदा रहो। यूं खुट खुट कर मरते रहना एक सिपाही की पहचान नहीं हो सकती। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वीर और साहसी सिपाहियों को राष्ट्रपति की उपस्थिति में सम्मानित किया जाना था। तुम्हारे नाम की घोषणा हुई। सबने तालियों से स्वागत किया। तुमने अपनी पोजीशन संभाली। एक नज़र बाबा के मुस्कुराते चेहरे पर डाली, फिर अपने पति और सास की तरफ देखा, मानो उन सब से अनुमति ले रही हो। हर सिपाही का सपना होता है देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देने का, लेकिन उससे भी बड़ा सपना होता है जीते जी इन सम्मान बढ़ाने वाले पुरस्कारों और मेडल्स को हासिल कर लेने का। वही पल तो आ गया था तुम्हारे जीवन में, वो भी इतनी कम उम्र में। पर तुम्हारा युद्ध खत्म कहाँ हुआ था, वो तो अनवरत चल रहा था। उसी निर्लज्ज के हाथों मेडल मिलने वाले थे तुम्हें। और कोई होती तो उसके पैर कांप जाते।
पर तुम ठहरी। सधी हुई अनुशासित चाल से मंच पर जा डटी और फुर्ती से सर्विस रिवॉल्वर निकालकर 1, 2, 3 जाने कितनी गोलियां उसकी छाती में झोंक दी। वहां उपस्थित जनसमुदाय जब तक कुछ समझ पाता, एक गोली अपनी कनपटी पर दाग दी। अंतिम समय में भी कितना गौरव था तुम्हारे चेहरे पर, जैसे संदेश दे रही हो कि नारी के संपूर्ण व्यक्तित्व को किसी सांचे में फिट नहीं किया जा सकता। पुरुष को जन्म देने वाली, पालने संभालने वाली, जीवन का सलीका सिखाने वाली और उसकी खैरियत की दुआ पढ़ने वाली औरत उसी पथभ्रष्ट पापी पुरुष का सर्वनाश भी कर सकती है। तुम्हारा शरीर धरती माँ की गोद में पूरे अधिकार से आराम कर रहा था। आंखें खुली हुई थी, जो साफ साफ शब्दों में बाबा से कह रही थी, अपनी बहादुर बेटी पर हमेशा गर्व करना बाबा। मैं जा रही हूँ माँ के पास, उन्हें अपनी जीत की खबर देनी है। तो ये थी कहानी औकात। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।